अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है मोहम्मद बिलाल उमर कादरी और आज हमारा जो मौजू है वो सिविल सर्वेंट एक्ट 1973। इस सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 के तहत ही गवर्नमेंट मुलाजमीन के तमाम कवानीन बनते हैं और बेसिकली इस वीडियो का फ़ायदा होगा तमाम सरकारी मुलाजमीन को कि अपने बेसिक रूल्स रेगुलेशन का और अपने हुकूक व फ़राइज़ का पता होना लाजमी है। और फिर जो लोग सेक्शन ऑफिसर प्रमोशनल एग्जाम दे रहे हैं उन्हें फ़ायदा होगा, और कोई ऐसा टेस्ट है एग्जाम है जिसमें आप अबियर हो रहे हैं और उसमें सिविल सर्वेंट एक्ट आ रहा है तो उन सब के लिए फ़ायदेमंद होगा। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन समझ लें, और थोड़ा ये टेक्निकल टॉपिक है कि सबसे सुप्रीम होता है कॉन्स्टिट्यूशन, मुल्क का जो आइन है सबसे सुप्रीम होता है और 2/3 मेजोरिटी से मुल्क का आइन बनता है। आइन के तहत फिर आगे रूल्स रेगुलेशंस बनते हैं, कवानीन बनते हैं, और रूल्स में जो सबसे ऊपर होता है वो एक्ट होता है, एक्ट या ऑर्डिनेंस। एक्ट जो है उसे कौमी असम्बली सेनेट पास करती है, सदर की एसेंट जिस दिन उसको हासिल होती है उस दिन से एक्ट नाफिज होता है। लेकिन अगर ऐसी सूरत है कि कौमी असम्बली या पार्लियामेंट जो है वो इन प्लेस नहीं है तो फिर वही जो बिल पार्लियामेंट में पेश किया गया तो वो नाफिज हो जाए तो प्रेसिडेंट की क्या कहते हैं कॉन्सेंट से, तो उसको फिर हम ऑर्डिनेंस कहते हैं। पाकिस्तान और इंडिया दोनों में ऑर्डिनेंस की गुंजाइश मौजूद है, दोनों के आइन में, कि जहाँ पे एक्ट पास करने के लिए पार्लियामेंट या सेनेट इन प्लेस नहीं है तो फिर वहाँ पे ऑर्डिनेंस सदाती ऑर्डिनेंस भी नाफिज किया जाता है। और फिर उसके बाद रूल्स और रेगुलेशंस जो हैं वो मुतल्लिका इदारा जो है वो पास करवाता है। और सिविल सर्वेंट एक्ट क्योंकि तमाम सिविल सर्वेंट्स पे लागू होता है इसलिए तमाम सिविल सर्वेंट्स को इसकी मालूमात होना लाजमी है। सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 26 सितंबर 1973 को नाफिज हुआ और ये तमाम सिविल सर्वेंट्स पे नाफिज है। कुछ बेसिक डेफिनेशंस में सारी चीज़ें नहीं अर्ज करूंगा क्योंकि वीडियो में मुश्किल हो जाएगा सब कुछ कवर करना, जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं वो सिर्फ पेश करूंगा। डेफिनेशंस पे आते हैं। रूल 2, हमेशा जो आपका एक्ट होता है या आपका कोई ऑर्डिनेंस है या रूल्स हैं उनका जो पहला सेक्शन होता है, एक्ट का सेक्शन होता है और रूल्स का रूल होता है, रूल 1 और रूल 2। रूल 1 में हमेशा उस एक्ट का या उस रूल का जो है नाम होता है, टाइटल होता है, और जो रूल नंबर 2 या सेक्शन 2 होता है उसमें डेफिनेशंस होती हैं कि इस एक्ट में या इन रूल्स में जो वर्ड आएंगे स्पेसिफिक उनका क्या मीनिंग होगा। तो ये चूंकि एक्ट है तो इसके सेक्शंस होते हैं। सेक्शन 1 इसका टाइटल आ गया और एप्लीकेबिलिटी और ये कब से नाफिज है, जबकि इसका जो रूल सेक्शन 2 है उसमें डेफिनेशन एडहॉक का एक वर्ड यूज होता है। एडहॉक में वो अपॉइंटमेंट होती है कि क्वालिफाइड पर्सन को आप प्रेस्क्राइब मेथड के तहत अपॉइंट नहीं करते। रिक्रूटमेंट पेंडिंग है, आपने जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है उसको केस भेज दिया, उसके बाद आप जब तक रिक्रूटमेंट मुकम्मल होती, सिलेक्शन मुकम्मल होती और जो इनकम्बेंट है ज्वाइन करता, आप अगर किसी को क्वालिफाइड पर्सन को अपॉइंट करते हैं पोस्ट पे वो एडहॉक अपॉइंटमेंट होती है। सिविल सर्वेंट की डेफिनेशन है कि ऑल पाकिस्तान सर्विसेज, सिविल सर्विस ऑफ फेडरेशन, सिविल पोस्ट इंक्लूडिंग डिफेंस, ये जो हैं इनके अगेंस्ट जो सर्व करने वाला बंदा है वो सिविल सर्वेंट होता है। लेकिन इसमें जो लोग डेपुटेशन पे आए होते हैं प्रोविंसेस से फेडरेशन में वो शामिल नहीं होते। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट पे वर्क चार्ज बेसिस पे कंटीजेंसीज पे वर्क कर रहा है वो भी शामिल नहीं है। वर्कर या वर्कमैन जो अपने अपने कवानीन के तहत डील की जाते हैं वो भी सिविल सर्वेंट नहीं होता। फिर इनिशियल अपॉइंटमेंट का मतलब होता है कि जो अपॉइंटमेंट प्रमोशन या ट्रांसफर के जरिए ना हो उसको हम इनिशियल अपॉइंटमेंट कहते हैं। फिर एक परमानेंट पोस्ट का वर्ड हम नॉर्मल सुनते रहते हैं। परमानेंट पोस्ट से मुराद वो पोस्ट होती है कि जो सेंक्शन की जाती है विदाउट लिमिट ऑफ टाइम, ठीक है, इसमें टाइम लिमिट नहीं होती, ये कब तक है। और फिर नेक्स्ट है सिलेक्शन अथॉरिटी का वर्ड यूज होता है। सिलेक्शन अथॉरिटी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन या डिपार्टमेंटल सिलेक्शन बोर्ड या डीएसबी, सीएसबी, ये तमाम सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड जो किसी पोस्ट के लिए अपॉइंटमेंट या प्रमोशन करने के मजाज हैं उन्हें हम सिलेक्शन अथॉरिटी कहेंगे। ये हमारा हो गया रूल 2 का 1 डेफिनेशंस। रूल 2 का 2 बड़ा इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग है। वो कहता है अपॉइंटमेंट इन प्रिस्क्राइब मैनर
यानी कि अगर आपने प्रेस्क्राइब मैनर में कोई अपॉइंटमेंट की है तो उसको समझा जाएगा कि वो रेगुलर अपॉइंटमेंट है। अब चैप्टर 2 पे आ जाते हैं। चैप्टर 2 में जो है टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सिविल सर्वेंट्स हैं और इसमें सेक्शन 3 है। सेक्शन 3 ये कहता है कि जो सिविल सर्वेंट्स की टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी वो रूल्स में प्रोवाइड की जाएंगी, इस एक्ट के तहत जो रूल बनेंगे उनमें प्रोवाइड की जाएंगी, और वो शैल नॉट वेरी टू देयर डिसएडवांटेज। कहीं ऐसा नहीं होगा कि एक सिविल सर्वेंट को यहाँ फायदा है और रूल बनने के बाद उसको नुकसान हो। और फिर एक सिविल सर्वेंट अमेंडमेंट एक्ट 2016 में नाफिज किया गया, तो उसकी कुछ शिकें भी सेक्शन 3 में शामिल हैं। वो ये कहती हैं कि जो डिवॉल्व एम्प्लॉइज हैं फेडरेशन के 18वीं तरमीम के तहत या किसी वजह से इदारा ख़त्म हो गया, तो जो उनके मुलाजमीन सूबे में किसी सूबे में पोस्टेड हैं वो उस सूबे की सर्विसेज का पार्ट बन जाएंगे और उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस वही होंगी जो इस अपॉइंटमेंट ट्रांसफर से पहले थी। इसी तरह अगर कोई सिविल सर्वेंट इस्लामाबाद में पोस्टेड हैं, वो इदारा डिवॉल्व हो गया, तो वो फेडरल गवर्नमेंट के किसी इदारे में चले जाएंगे और उनके टर्म्स एंड कंडीशंस वही होंगे जो पहले थे। और जो सीनियरिटी है वो कंसर्न डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री या प्रोविंस या सूबा जहां भी उनकी पोस्टिंग होगी वो डिटरमाइन करेगा कि उन्हें सीनियरिटी कैसे देनी है। और अगर डिवॉल्व मिनिस्ट्री वगैरह जो है उसका बंदा फाटा में या गिलगित बल्तिस्तान में सर्विस कर रहा है तो वहां पे रूल्स बनाए जाएंगे कि कैसे इसको डील करना है। अब हम सेक्शन 4 पे आ जाते हैं। सेक्शन 4 टेन्योर ऑफ ऑफिस के बारे में कहता है कि कोई भी सिविल सर्वेंट है वो उसकी जो अपॉइंटमेंट है और सॉरी उसका जो टेन्योर है वो कब तक होगा, जब तक सदर मुमलिकत की रजामंदी शामिल होगी। ये बाकी आगे इसकी तशरीह थोड़ी मुश्किल है, यानी कि रूल्स में बताया जाएगा कि कब तक वो रहेगा। और सदर मुमलिकत की रजामंदी से मुराद यही है कि रूल्स में जहां ऐसी कोई चीज आ जाएगी कि जहां उसे सर्विस से निकालना लाजमी होगा तो रूल्स के तहत उसे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। अपॉइंटमेंट्स में आ जाते हैं। सेक्शन 5 अपॉइंटमेंट को डील करता है, तो वो कहता है कि अपॉइंटमेंट्स जो भी होंगी आपकी प्रेस्क्राइब मैनर पे ये होंगी। और ये याद रखें कि ये सिविल सर्वेंट एक्ट है, इसके सेक्शंस में हर चीज की डिटेल नहीं है, इसके हर एक सेक्शन के तहत पूरे पूरे रूल के सेट बने। जैसे अपॉइंटमेंट है तो फिर एपीटी अपॉइंटमेंट प्रमोशन ट्रांसफर रूल्स पूरा सेट है जो इसके अंडर बना है, ठीक है। तो प्रोबेशन पे आ जाते हैं। सेक्शन 6 प्रोबेशन को डील करता है। वो कहता है कि इनिशियल अपॉइंटमेंट पे अगर कोई शख्स अपॉइंट होता है तो वो प्रोबेशन पे उसको प्लेस किया जाएगा, लेकिन एडहाक अपॉइंटी को प्रोबेशन पे प्लेस नहीं किया जाएगा। अगर कोई प्रमोशन या ट्रांसफर से अपॉइंट होता है तो उसको भी प्रोबेशन पे प्लेस किया जाएगा। और प्रोबेशन की अगर ये शर्त है कि कोई सेटिस्फैक्टरी कंप्लीशन ऑफ प्रोबेशन में इंक्लूड करता है पासिंग प्रेस्क्राइब्ड एग्जामिनेशन टेस्ट कोर्स या सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग। अगर ये शराइत हैं और इनमें अगर कोई शख्स फेल हो जाता है प्रोबेशन के दौरान तो फिर क्या होगा कि उसको अगर इनिशियल अपॉइंटी है तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा, डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। और अगर वो ट्रांसफर या प्रमोशन के जरिए आया है तो प्रीवियस पोस्ट पे उसको रिवर्ट कर दिया जाएगा। सेक्शन 7 कंफर्मेशन को डील करती है और कंफर्मेशन कब होगी, सब्जेक्ट टू सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ प्रोबेशन। और अगर आपकी इनिशियल अपॉइंटमेंट हुई है तो प्रोबेशन खत्म होगा तो आप कंफर्म हो सकते हैं। प्रमोशन हुई है रेगुलर बेसिस पे तो भी आपकी सर्विसेज कंफर्म हो सकती हैं, लेकिन टेम्परेरी पोस्ट के अगेंस्ट कोई कंफर्मेशन नहीं होती। और इसमें एक शिफ्ट ये है जो सेक्शन 7 का 4 है, वो ये कहता है कि अगर कोई सिविल सर्वेंट कंफर्म होने से पहले रिटायर्ड हो गया तो उसे कंफर्मेशन के बेनिफिट से महरूम नहीं रखा जाएगा कि उसको कंफर्म होता हो तो क्या बेनिफिट्स मिलते, क्योंकि रिटायर्ड हो गया है तो कंफर्मेशन के बेनिफिट्स उसे बहरहाल मिलेंगे। और कंफर्मेशन कब से होगी, विद इफेक्ट फ्रॉम अकरेंस ऑफ परमानेंट वैकेंसी और डेट ऑफ कंटिन्यूअस एफिशिएशन विच इज लेटर, यानी कि जिस डेट से परमानेंट वैकेंसी अगर हुई है उस डेट से होगी या जिस डेट से आपने एफिशिएशन शुरू की है उस डेट से, जो भी बाद में हो। रूल 8 जो है सेक्शन 8 सिविल सर्वेंट एक्ट का वो सीनियरिटी से मुतालिक है। और सीनियरिटी का मकसद क्या है कि सर्विसेज को अच्छे तरीके से एडमिनिस्टर किया जाए
और ताकि सिविल सर्वेंट्स में किसी की राइट्स की, किसी की हक तलफी ना हो। इसमें एक शर्त यह है कि आपको सीनियरिटी सेम सर्विस और सेम कैडर पे मिलेगी, किसी और सर्विस या किसी और कैडर में नहीं मिल सकती। ये पहली शर्त है। और इनिशियल अपॉइंटमेंट में आपको सीनियरिटी कैसे मिलेगी, तो ये सेक्शन कहता है कि एज प्रेस्क्राइब्ड, कि जैसा कि रूल बनाए जाएंगे। तो ये रूल आजकल जो नाफिजुल अमल हैं सीनियरिटी रूल्स 1993 उनके तहत आपको इनिशियल अपॉइंटमेंट में सीनियरिटी मिलती है। जबकि प्रमोशन की सूरत में आपको कब से मिलेगी सीनियरिटी, वो डेट ऑफ रेगुलर अपॉइंटमेंट से मिलेगी। जो सेक्शन 9 है सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 का, वो डील करता है प्रमोशन को। प्रमोशन के लिए पहली शर्त यह है कि पोजीशन ऑफ सच मिनिमम क्वालिफिकेशन एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। जिस पोस्ट पे आप प्रमोट हो रहे हैं उसकी क्वालिफिकेशन सबसे पहले आपको मिनिमम फुलफिल करनी होती है। इसमें एक शर्त यह है कि एडिशनल सेक्रेटरी या सीनियर ज्वाइंट सेक्रेटरी, उनकी प्रमोशन सिर्फ रेगुलरली कॉन्स्टिट्यूटेड ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स या सर्विसेज से होगी, और इसके लिए वो ऑफिसर एल होंगे जो ग्रेड 20 में रेगुलर बेसिस पे हों। इसी तरह सेक्रेटरी के लिए ग्रेड 21 के वो ऑफिसर एलिजिबल होंगे जो रेगुलरली कॉन्स्टिट्यूटेड ऑक्यूपेशनल ग्रुप से हों, और उसके अलावा प्रेस्क्राइब जो कंडीशंस हैं उनको फुलफिल करते हों। अब जो प्रमोशन जब होती है तो जो पोस्ट जिसके अगेंस्ट हो रही है दो तरह की होगी। प्रमोशन मेरा हमेशा आपकी हायर पोस्ट पे होगी, हायर स्केल में होगी। वो पोस्ट या तो सिलेक्शन पोस्ट होगी या नॉन सिलेक्शन पोस्ट होगी। और जो लेटेस्ट रूल्स हैं 2019 के प्रमोशन रूल्स, उनके तहत ग्रेड 19 जो है, ग्रेड 19 को सिलेक्शन पोस्ट में शामिल किया गया है। 18 तक जो है वो नॉन सिलेक्शन पोस्ट हैं। तो सिलेक्शन पोस्ट के अगेंस्ट आपकी प्रमोशन होगी सिलेक्शन ऑन मेरिट पे, जबकि नॉन सिलेक्शन पोस्ट के अगेंस्ट होगी सीनियरिटी कम फिटनेस, इसकी बुनियाद पे प्रमोशन होगी। और तीसरा यह है कि ग्रेड 20 और ग्रेड 21 के अगेंस्ट प्रमोशन के लिए सिलेक्शन बोर्ड बनाया जाएगा जिसका हेड चेयरमैन एफपीएससी होगा, और उसकी रिकमेंडेशन के तहत आपकी ग्रेड 21 या ग्रेड 20 में प्रमोशन होगी। अब सेक्शन 10 है सिविल सर्वेंट एक्ट का। ये बड़ा खास सेक्शन है इसलिए कि अक्सर नोटिफिकेशन में लिखा होता है अंडर सेक्शन 10 ऑफ सिविल सर्वेंट एक्ट 1973। तो सेक्शन 10 बेसिकली कहता क्या है, एवरी सिविल सर्वेंट विल बी लायबल टू सर्व एनीवेयर विदिन और आउटसाइड पाकिस्तान इन एनी इक्विवेलेंट or higher post under federal government, provincial government, local authority, corporation, body set up or established by any such government। यानी कि जहाँ पे भी जो नाम लिए गए हैं फेडरल या सूबाई इदारों के, वहाँ पे आपको पोस्ट किया जा सकता है सिमिलर पोस्ट पे या हायर पोस्ट पे। लेकिन ये जो सेक्शन है ये उन सिविल सर्वेंट पे एप्लीकेबल नहीं है जो स्पेसिफिकली किसी एक स्पेसिफिक सर्विस के लिए उन्हें रिक्रूट किया गया है या स्पेसिफिक एरिया के लिए उन्हें रिक्रूट किया गया है। इसी तरह ये एक इसमें ये शर्त भी है कि टर्म्स एंड कंडीशंस में आपकी जो पे के हवाले से हैं वो लेस फेवरेबल नहीं होनी चाहिए। जहां आपकी पोस्टिंग होगी इस एक्ट के सेक्शन 10 के तहत, तो वो जहां पे आपकी पहले पोस्टिंग थी उससे कम फेवरेबल नहीं होना चाहिए। सेक्शन 10A जो है सिविल सर्वेंट एक्ट का, वो कहता है रिस्ट्रिक्शन ऑन सर्विस इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और डोनर्स। यहाँ पे आप कोई भी सिविल सर्वेंट यहाँ पे सर्विस नहीं कर सकता। अलबत्ता ये उन सिविल सर्वेंट पे एप्लीकेबल नहीं है कि जो वहाँ पे पोस्ट किए जाएं या डेप्यूट किए जाएं पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, या फिर प्रायर परमिशन लेके जाएं। सेक्शन 11 सिविल सर्वेंट एक्ट को वो कहता है कि टर्मिनेशन ऑफ सर्विस को डील करता है कि आपकी सर्विस कब कब टर्मिनेट हो सकती है। पहली सूरत है कि आपकी सर्विस प्रोबेशन के दौरान विदाउट नोटिस टर्मिनेट हो सकती है। प्रोबेशन चाहे प्रमोशन का है या ट्रांसफर का है। अगर प्रोबेशन और ट्रांसफर का है तो आपका अगर लियन है तो आपको रिवर्ट बैक कर दिया जाएगा फॉर्मर पोस्ट पे।
एक्सपायरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट जब आपकी हो जाएगी, अगर पीरियड स्पेसिफाइड था, उस डेट से आपकी सर्विसेज टर्मिनेट हो जाएंगी। अगर आप एडहॉक थे, एडहॉक अपॉइंटमेंट थी, तो जब रेगुलर इंकम्बेंट आ जाएगा तो एडहॉक अपॉइंटी को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो नेक्स्ट सूरत है एबोलिशन ऑफ पोस्ट या रिडक्शन इन नंबर ऑफ पोस्ट। अगर पोस्ट एबॉलिश हो गई हैं या कम हो गई हैं तो जो सबसे जूनियर मोस्ट ऑफिसर या ऑफिशियल है उसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। ये सारी टर्मिनेशन होगी आपकी प्रोबेशन के अंडर। अच्छा, पहली शर्त प्रोबेशन की थी और दूसरी एबोलिशन ऑफ पोस्ट वगैरह है, तो उस सूरत में जो सबसे जूनियर है वो हो जाएगा। और तीसरी शर्त इसमें यह है कि टर्मिनेशन से पहले आपको 14 दिन का नोटिस दिया जाएगा या उसके अगेंस्ट पे दी जाएगी। सेक्शन 11A ऑफ सिविल सर्वेंट एक्ट जो डील करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स रेंडर्ड सरप्लस। जो लोग इदारा खत्म होने की वजह से सरप्लस हो जाएं तो उन्हें एब्जॉर्ब करने की कंडीशंस लागू होती हैं मिनिस्ट्री पे, डिवीजन पे। और इसी तरह अगर रीऑर्गेनाइजेशन हो रही है, कोई डिपार्टमेंट या कोई पोस्ट एबॉलिश हो गई है, तो इसके अगेंस्ट सिविल सर्वेंट्स जो हैं उन्हें एब्जॉर्ब किया जाएगा सरप्लस पूल में और फिर मुतल्लिका क्वालिफिकेशन के मुताबिक उन्हें पोस्ट किया जाएगा। कैसे पोस्ट किया जाएगा कि इक्वल बीपीएस के अगेंस्ट पोस्ट किया जाएगा अगर वो कंडीशंस और क्वालिफिकेशन फुलफिल करते हैं, और अगर इक्वल बीपीएस अवेलेबल नहीं है तो लोअर पोस्ट पे पोस्ट किया जाएगा लेकिन पे प्रोटेक्शन दी जाएगी। और इसी तरह रूल 11B जो है वो कहता है कि अगर ये चीज नोटिस में आती है कि कोई सिविल सर्वेंट विदाउट ऑब्जर्विंग प्रोसीजर या क्वालिफिकेशन एज लिमिट इसके बगैर भर्ती हो गया है, तो फिर इस सूरत में जब ये बात नोटिस में आएगी तो एफपीएससी को रेफरेंस भेजा जाएगा कि आया ये शख्स इस पोस्ट को या इसके बराबर किसी और पोस्ट को क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के हिसाब से होल्ड करने के काबिल है या नहीं है। और जब एफपीएससी की एडवाइस आ जाएगी तो या तो उसे अपॉइंट किया जाएगा और या फिर उसे शोइंग कॉज की अपॉर्चुनिटी दे के टर्मिनेट कर दिया जाएगा। और अगर अपॉइंट किया जाएगा तो उसे फ्रेश अपॉइंटमेंट तस्वर किया जाएगा। अब हम आते हैं सेक्शन 12 पे। सेक्शन 12 डील करता है रिवर्शन टू लोअर पोस्ट। ये कब होगी कि अगर कोई सिविल सर्वेंट हायर पोस्ट पे था, एडहॉक पे या टेम्परेरी बेसिस पे या ऑफिशिएटिंग बेसिस पे, तो फिर उसको रिवर्ट किया जा सकता है लोअर पोस्ट पे। इसी तरह अगर किसी को रिवर्ट किया जा रहा है तो उससे रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ शोइंग कास्ट पहले दी जाएगी। और अगर उसको डिसमिस किया गया है, रिमूव किया गया है सर्विस से कंडक्ट की बेसिस पे और कन्विक्शन ऑन क्रिमिनल चार्ज की बेसिस पे, और अथॉरिटी या अथॉराइज्ड पर्सन इस बात पे मुतमईन है कि इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान इसे डिसमिस या रिमूव होना चाहिए, तो फिर कोई शो काज देने की जरूरत नहीं होगी। उसके बाद रूल 13 जो डील करता है रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस को, और रिटायरमेंट कब होगी विद इफेक्ट फ्रॉम डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ 20 ईयर सर्विस क्वालिफाइंग फॉर पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट्स। और दूसरी सूरत है कंप्लीशन ऑफ 60 ईयर्स ऑफ एज, या 20 साल सर्विस कंप्लीट करके या 60 साल उम्र पूरी होने पे। और अगर 20 साल पूरे होने पे किसी को रिटायरमेंट दी जा रही है तो उसे रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ शोइंग कॉज पहले दी जाएगी। अब हम आ जाते हैं रूल सेक्शन 14 पे। सेक्शन 14 डील करता है एम्प्लॉयमेंट आफ्टर रिटायरमेंट। तो ये सेक्शन कहता है कि नो रिटायर्ड सिविल सर्वेंट कैन बी एम्प्लॉयड एनीवेयर अनलेस नेसेसरी एंड पब्लिक इंटरेस्ट। और अगर उसे अपॉइंट करना लाजमी हो तो उसके लिए प्रायर अप्रूवल ऑफ द अथॉरिटी नेक्स्ट बस द अपॉइंटिंग अथॉरिटी की अप्रूवल जरूरत होगी। यानी कि अगर पीएम की अपॉइंटमेंट से वो अपॉइंट हुआ था तो रिटायरमेंट के बाद अपॉइंटमेंट के लिए सदर की मंजूरी चाहिए होगी। लेकिन जिस पोस्ट में अगर सदर की अप्रूवल से ही वो पहले भी अपॉइंट हुआ था और री एम्प्लॉयमेंट के लिए सदर की मंजूरी से फ्रेश अपॉइंटमेंट की जाएगी। और फिर ये कहता है कि सिविल सर्वेंट जो है वो प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट सीख कर सकता है ड्यूरिंग पीरियड ऑफ
LPR और आफ्टर रिटायरमेंट। लेकिन LPR में अगर आप सीख करेंगे नई एम्प्लॉयमेंट तो उसके लिए प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी की अप्रूवल लाजमी होगी। अब सेक्शन 15 कंडक्ट को डील करता है और ये कहता है कि रूल्स रेगुलेटेड बाय रूल्स, जो सिविल सर्वेंट का कंडक्ट है उसको रूल्स के जरिए रेगुलेट किया जाएगा और इसके लिए कंडक्ट रूल्स 1964 मौजूद हैं। फिर रूल 16 सेक्शन 16 जो है वो एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन को डील करता है और ये कहता है कि ये डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए कोई भी सिविल सर्वेंट लायबल टू बी प्रेस्क्राइब डिसिप्लिनरी एक्शन आर पेनल्टीज एज प्रेस्क्राइब्ड। तो ये रूल 1973 में भी बने थे END रूल्स और आजकल 2020 में दोबारा एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल सिविल सर्वेंट एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल 2020 उनके तहत एक्शन लिया जाता है। सेक्शन 17 जो है वो पे को डील करता है और वो कहता है कि पे सैंक्शनड फॉर दैट पोस्ट, जिस पोस्ट पे आप अपॉइंट हुए हैं उसके लिए जो पे सैंक्शनड हो आपको मिलेगी। करंट चार्ज और एडिशनल चार्ज के लिए पे फिक्स की जाएगी और आज का जो रूल एंड वोग हैं उनमें आपको 20% ऑफ बेसिक मिलता है, मैक्सिमम 20,000 पर मंथ आपको मिलता है। और तीसरी सूरत यह है कि अगर आपको डिसमिस या रिमूव किया गया सर्विस से या रैंक में रिड्यूस कर दिया गया और बाद में अपील के बाद वो फैसला सेट असाइड हो गया, उस पीरियड के आपको एरियर भी मिलेंगे सेक्शन 17 ऑफ सिविल सर्वेंट एक्ट के तहत। सेक्शन 18 ऑफ सिविल सर्वेंट एक्ट लीव को डील करता है और वो कहता है कि लीव डिपेंड करता है एक्सीजेंसी ऑफ सर्विसेज और ये डिस्क्रिशन ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी और लीव जो है वो आपका राइट नहीं है और इसके लिए रिवाइज लीव रूल्स 1980 ये बना दिए गए हैं जो सिविल सर्वेंट की लीव को डील करते हैं। सेक्शन 19 जो है वो पेंशन और ग्रेजुएटी को डील करता है और ये कहता है आपको पेंशन और ग्रेजुएटी कब मिलेगी। नंबर 1 रिटायरमेंट की सूरत में, नंबर 2 ड्यूरिंग सर्विस अगर आपकी डेथ होती है तो फैमिली पेंशन आपको मिलेगी और अगर आप किसी ऐसे केस में डिसमिस या रिमूव कर दिया जाता है डिसिप्लिन की वजह से तो वहां भी कोई पेंशन एडमिसिबल नहीं है। अलबत्ता कंपेशनेट अलाउंस मिल सकता है अगर मंजूर किया जाए और वो 2/3 ऑफ पेंशन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए जितनी आपकी बनती है उस टाइम तक। और अगर डिटर्मिनेशन ऑफ पेंशन और ग्रेजुएटी डिलेड हो जाती है 1 महीने से ज्यादा तो प्रोविजनल एंटिसिपेटरी पेंशन मिलेगी जब तक पेंशन मंजूर होती है और बाद में अगर आपको ज्यादा पैसे मिल गए हैं तो उनकी रिकवरी कर दी जाएगी, एडजस्टमेंट कर दी जाएगी। सेक्शन 20 प्रोविडेंट फंड को डील करता है और ये कहता है कि हर साल के तीसरे महीने के एंड तक यानी कि सितंबर के एंड तक जो मुतलका अकाउंट ऑफिस है वो आपको एक स्टेटमेंट देगा सब्सक्राइबर को जिसपे अमाउंट भी लिखी होगी प्रोविडेंट फंड की, इंटरेस्ट भी लिखा होगा, विड्रॉल भी, एडवांसेस भी, सारी डिटेल मौजूद होगी। 21 जो सेक्शन है वो कहता है तमाम सिविल सर्वेंट्स फेडरल एम्प्लॉयज बेनेवोलेंट एंड जनरल इंश्योरेंस फंड एक्ट 1969 के तहत जो जो फवायद हैं बेनिफिट्स हैं वो तमाम सिविल सर्वेंट्स पे लागू होंगे, तमाम सिविल सर्वेंट्स उनके अहल होंगे। रूल सेक्शन 22 जो है वो राइट ऑफ अपील को डील करता है। वो कहता है कि अगर एक बंदा अपील प्रेफर करना चाहता है या रेव्यू के लिए किसी फैसले के तहत रेव्यू के लिए वो जाना चाहता है तो वो जा सकता है विद इन 30 डेज ऑफ सेड ऑर्डर और वो कब की सूरत में होगा कि वो ऑर्डर उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस के हवाले से हो तो वहां पे आप रिव्यू पे जा सकते हैं। जहां पे अपील का प्रोविजन एग्जिस्ट नहीं करती रूल्स में वहां पे आप रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं उस अथॉरिटी को जो नेक्स्ट हायर अथॉरिटी यानी जो आपकी मुतलका अथॉरिटी है उसे नेक्स्ट हायर अथॉरिटी को आप रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान में रहे कि नो रिप्रेजेंटेशन शैल लाई ऑन द मैटर्स रिलेटिंग टू determination of fitness of a person to hold a particular post and to be promoted to a higher post यानी कि आपकी किसी पोस्ट पे रहने की फिटनेस डिटरमाइन करने के सिलसिले में या आपकी हायर पोस्ट या ग्रेड में प्रमोशन के सिलसिले में वहां पे आप रिप्रेजेंटेशन नहीं दे सकते ऐसे मैटर्स में। और फिर ये हमारा था मेन चीजें मैंने डिस्कस कर दी हैं। बाकी उसके बाद इसका रूल 25 सेक्शन 25 बहुत अहम है जो कहता है कि
इस एक्ट के पर्पस को कैरी आउट करने के लिए रूल्स बनाए जाएंगे। तो जब भी कोई आप रूल पढ़ते हैं तो उसमें उसके पहले पैराग्राफ में हवाला दिया होता है सेक्शन 25 ऑफ सिविल सर्वेंट एक्ट 1973, यानी वहां पे प्रोविजन थी कि इस एक्ट को नाफिज करने के लिए रूल्स बनाए जाएंगे और इस एक्ट की हर एक सेक्शन के अगेंस्ट पूरे पूरे रूल्स मौजूद हैं। यानी लीव का अगर सेक्शन है सेक्शन 18 तो उसके लिए पूरे रिवाइज लीव रूल्स का एक पूरा सेट मौजूद है। प्रमोशन का अगर कोई सेक्शन है तो प्रमोशन के रूल्स मौजूद हैं। तो ये समझें कि सब की एक समरी है, या यूं कह लें कि ये सिविल सर्वेंट्स का कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके तहत मजीद रूल्स बनते हैं। उम्मीद है आपको इस हवाले से क्लैरिटी हो गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह जहां तक मुमकिन होगा गाइड कर दिया जाएगा। इसी हवाले से मजीद वीडियोस के साथ फिर हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।